नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सैम्पल पेपर है उसको। देखिए, आपको पता है कि आप लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है, जो मॉर्निंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट उनका 20 फरवरी को होगा, और जो इवनिंग शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनका जो एग्जाम होने वाला है वो 21 फेब को होने वाला है ना। और आप लोगों के लिए आपको पता है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट है। लगभग लगभग 2 चैप्टर रह गए। जो संविधान वाला जो बुक है उसका 2 चैप्टर रह गया, मैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, टेंशन ना लो। और बाकी सारे चैप्टर आप देखेंगे कि एनिमेशन के थ्रू आपको समझाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिल रहा जैसा कि आपको रोशन सा स्टडी पॉइंट पे प्रोवाइड कराया गया है। तो आप लोगों ने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है, एक बार जरूर देखें, आप सभी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो सैम्पल पेपर का जो सेट है, ये सेट नंबर 1 रहेगा, मतलब सैम्पल पेपर 1 है। ऐसे ही मैं लगभग 2 से 3 पेपर आप लोगों के लिए और लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे मैं जितनी भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सैम्पल पेपर के PDF में और सभी टॉपिक्स को समझना स्टार्ट करते हैं। मतलब कि जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम समझने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पेपर की PDF में। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको समझना है आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता है भाई, पॉलिटिकल साइंस का एक सैम्पल पेपर है, 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है ना। 20 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसके अकॉर्डिंग आपके पूरे 100 नंबर हो जाते हैं। अब देखिए, एग्जाम जो होगा आपका पता है 3 घंटे का रहने वाला है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, और पेपर जो होगा उसमें टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा जो पेपर होगा 5 खंडों में बटा होगा, A B C D और E, ठीक है। इस तरीके से आपका पेपर डिवाइड किया जाएगा 5 खंडों में। अब देखेंगे यहाँ पे, अगर हम 1 से 12 तक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो भैया ये सभी क्वेश्चंस जो है वो बहुविकल्पीय यानी कि MCQ आधारित रहने वाले हैं। उसके बाद आप देखेंगे भैया, आपका जो 13 से लेकर 18 रहेगा ये 2 अंक वाले होंगे, और इसका जो आंसर आपको करना होगा वो 50 से 60 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, 50 से 60, ठीक है। उसके बाद हम 19 से लेकर 23 तक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो ये 4 अंक वाले हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इसमें आपको 100 से लेकर 120 शब्दों में आंसर करना होता है, ठीक है। और इसमें मतलब 2 क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा, विकल्प भी मिल जाएगा। मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करके करना होगा। ये 4 नंबर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हम बात कर ले, आपका जो 24 से लेकर 26 तक रहेगा, उसमें एक पैसेज आपका होगा, एक कार्टून होगा, और एक मानचित्र भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर का ये पैटर्न रहेगा, और ये कार्टून भी इसमें ऐड है, मानचित्र भी है, और एक पैसेज भी है। साथ ही साथ आप अगर क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स वाले भी रहने वाले हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, और इसका जो आंसर है आपको 170 से 180 वर्ड्स में आपको करने होते हैं, ठीक है। और जितने भी आपको 6 अंक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सभी में आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे। मतलब कि 6 अंक वाले में एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन होगा, उसमें से एक कोई क्वेश्चन आपको हल करना होगा, मतलब उसका आंसर आपको करना होगा। तो ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप पेपर के पैटर्न को समझ चुके होंगे। अब आपको अगर फाइनल एग्जाम में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सेम टू सेम पेपर का जो पैटर्न रहेगा यानी कि डिजाइन रहेगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आपको इन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, सीधा आप अपने क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे आंसर भी वैसे दे रखा है, ठीक है। आंसर भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, और ये पेपर आपको आपके सपोर्ट मटेरियल में भी देखने को मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम अपने इस पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि सपोर्टिंग मटेरियल में ये पेपर दे तो रखा है, लेकिन उसमें बहुत सारे आंसर जो है गलत दे रखे हैं। गलत गलत आंसर भी दिए हुए हैं। सपोर्ट मटेरियल का आप अगर यूज करते हैं तो बहुत ही सावधानीपूर्वक तरीके से करें, है ना। मैंने चेक किया है, बहुत सारे जो डाटा है वो गलत दे रखे हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम बैठक कब हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रखा है 7 दिसंबर 1946, दूसरा है 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1965 दे दिया है यहाँ पे, और डी दे दिया है 26 जनवरी 1950। तो आप अगर इन चारों ही ऑप्शन को देखेंगे, चारों ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। एक भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, यानी कि मिस प्रिंट हो गया होगा कुछ मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपका 1946 होना चाहिए था। ये 5 जो संख्या है वो गलत लगा दिया इन्होंने, है ना। आप ऑप्शन अगर सी देखेंगे तो 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वो ये सही डेट है यहाँ पे। दूसरी बैठक 11 तारीख को 2 दिन बाद, और उसके 2 दिन बाद 13
तारीख को तीसरी बैठक हुई थी। ये 3 बैठक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तीनों ही बैठक पूछा जाता है। 13 तारीख को आपको पता है कि संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। तो ये भी चीज़ आप याद जरूर रखिए। यहाँ पे आपका सही आंसर भी दे रखा है 9 दिसंबर 1946। यहाँ पे 5 की जो संख्या है वो गलती से लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग कब उठाई थी? देखिए, मोतीलाल नेहरू समिति थी जिन्होंने अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है? तो अधिकारों का घोषणा पत्र जिसमें हमारे सभी जो महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं उसका वर्णन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। अब इसकी मांग मोतीलाल नेहरू समिति ने उठाई थी। मोतीलाल नेहरू जो थे इस समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसको हम मोतीलाल नेहरू समिति बोलते हैं। और 1928 में ये मांग उठाई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे नज़दीक बैठता है? मतलब कौन है जो कि लोकतंत्र के सबसे नज़दीक होता है और लोकतंत्र को वो अपने हिसाब से चलाता है। ठीक है, मतलब वही लोकतंत्र को कहीं ना कहीं चला रहा है जो सबसे नज़दीक है लोकतंत्र की। तो परिवार की बैठक में होने वाली चर्चा, कक्षा संचालक का चुनाव, किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार का चयन, मीडिया द्वारा कराया गया जनमत संग्रह। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप लोकतंत्र के सबसे नज़दीक की बात करेंगे तो परिवार की बैठक में होने वाली चर्चाएं, है ना, परिवार में जो बैठकें होती है, जो चर्चाएं होती है, वो लोकतंत्र के सबसे नज़दीक है। इसके पीछे आप क्या लॉजिक दे सकते हो? मेरे हिसाब से तो यही लॉजिक हो सकता है कि भाई परिवार के सदस्य लोग अगर वोट देने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो विचार विमर्श करते हैं, आपस में बैठ के करते हैं, है ना। तो इस तरीके से, और वही सरकार को चुनते हैं, उन्हीं के जो परिवार के सदस्य होते हैं वही तो वोट डाल के सरकार को चुनते हैं। तो मेरा लॉजिक ये हो सकता है। बाकी आपका क्या लॉजिक होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान वाले रहने वाले हैं, है ना। रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो सबसे पहला जो रिक्त स्थान दे रखा है हम उसको पढ़ते हैं। जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब भारत को 1919 और डैश के अधिनियम के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। तो देखिए, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो 1919 और 1935 का जो अधिनियम था, है ना, उसके अकॉर्डिंग भारत को संसदीय व्यवस्था का संचालन कैसे होगा उसका अनुभव हो चुका था। देखो, 1935 का जो अधिनियम है उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा का वर्णन किया गया, जिसमें एक शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो 1935 यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा के डैश निर्वाचन क्षेत्र है, ये संख्या 1971 की जनगणना पर आधारित है। तो देखो, 1971 में क्या होता है, जनगणना होता है। उससे पहले ना अगर मैं बात करूँ तो 523 लोकसभा के मतलब निर्वाचित, मतलब टोटल जो सीटें थी लोकसभा की वो 523 थी। 1971 में क्या होता है, जनगणना होता है, उसके बाद इसको बढ़ा दिया जाता है और कितना कर दिया जाता है, 543। ठीक है, कई जगह आप देखेंगे कि 1971 से पहले 21 दे रखा था, 2 आपको पता है कि राष्ट्रपति अपने तरफ से सेलेक्ट करते हैं। तो 523 में जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। बाकी अभी की मैं बात करूँ, आपको पता है 543 है ना, 543 जो है उसको हम चुनते हैं, और बाकी आपको पता है कि 2 राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत किए जाते हैं, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 5वें का आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य 2 अंग और कार्यों में किसी प्रकार की बाधा ना पहुंचाए ताकि वह ठीक से न्याय कर सके। तो यहाँ पे न्यायपालिका के कार्य की बात की गई है। आप समझे क्वेश्चन को? क्वेश्चन बता रहे हैं कि भाई न्यायपालिका अगर स्वतंत्र रूप से काम करे तो किसको टांग नहीं अड़ाना चाहिए बीच में, है ना, दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका के कार्यों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए, है ना, उसके काम में बाधा नहीं उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या है आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप देखेंगे निम्नलिखित कथन को सही करके आपको दोबारा से लिखना है। ठीक है, गलत कथन दे रखा है उसको सही करके आप लिखेंगे। पहला है, भारतीय संघ को मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त राज्य सरकार की स्थापना की गई है। भाई आप देखो यहाँ पे गलती क्या है, गलती आप पकड़ लो। देखो, गलती है कि एक सशक्त राज्य सरकार की स्थापना की गई ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आपको पता है कि भारत में संघ को मजबूत करने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र सरकार बनाया गया है ना। तो एक शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना की गई है, इस तरीके से आप इसको करेक्ट कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथन की जांच सत्य और असत्य के आधार पर करना है। अब सत्य और असत्य
जो कथन है उसका सिलेक्शन आपको करना है। तो पहला है आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1982 के बाद अस्तित्व में आया। तो बिल्कुल भाई स्थानीय शासन वाला चैप्टर जो है उसमें से है, और जो स्थानीय शासन का जो चुनाव वगैरह होना शुरू हुआ था है ना, वो 1982 से ही होने लगा था। तो आप यहाँ पे सत्य बता सकते हैं, आपका ये सही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 3, संसद के विधि द्वारा संघ में नए राज्य को प्रवेश दे सकती है। सो प्यारे बच्चों, ये जो आपका कथन होगा वो है असत्य। पूछो क्यों? क्योंकि ये नए राज्यों को बनाने का जो अधिकार देता है संसद को, वो अनुच्छेद 2 देता है, ना कि 3। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि जो संसद है वो क्या कर सकती है, जो पुराने राज्य है उसकी सीमाएं बदल सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है, और 2 राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकती है। लेकिन नए राज्य को बनाने का जो अधिकार उसको मिला है वो अनुच्छेद 2 के तहत मिला है। तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे जो क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना होता है आप लोगों को। अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अभिकथन को पढ़ेंगे, उसके बाद कारण को पढ़ते हैं, है ना, उसके बाद हमें सही विकल्प चुनना होता है। अब देखो होगा क्या, अभिकथन दिया होगा, कारण दिया होगा, आप दोनों को पढ़ेंगे, आप चेक करेंगे कि क्या दोनों सही है या नहीं, है ना। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। दूसरा ऑप्शन होगा अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन होगा अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है। और आखिर में आपको डी ऑप्शन देखने को मिलेगा, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अब ज़्यादातर में क्या होता है कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा आपका, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी करता है, ये वाले ऑप्शन आपको ज़्यादा सही नज़र आएगा। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है जो कि आपको फॉलो करना है। ट्रिक क्या है कि आपको देखना है कि अभिकथन सही है या नहीं, पहले ये चेक करना है। उसके बाद कारण को देखना है, कारण सही है या नहीं, उसको चेक करना है। उसके बाद दोनों में रिलेशन देखना है। अगर दोनों में रिलेशन आपको नज़र आता है तो हमेशा आप अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है, इस वाले ऑप्शन को आप लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अभिकथन क्या दिया हुआ है? अभिकथन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान किसी एक शीर्षक में अटकने से इनकार करता है। मतलब भारतीय संविधान में किसी एक मुद्दे, एक टॉपिक का वर्णन नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दे का वर्णन नहीं करता है, बल्कि अनेक प्रकार की समस्याएं या मुद्दे या विचारों का इसमें वर्णन किया गया है। तो मेरे हिसाब से तो भाई आपका अभिकथन क्या हो गया, सही है ना, किसी एक शीर्षक पे ये नहीं अटकता। कारण क्या है कि भारतीय संविधान उदारवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशील है। यानी कि आप देखेंगे ऊपर आपने पहले अभिकथन में आपने देखा कि ये बताया गया है कि भारत का जो संविधान है ना वो किसी एक टॉपिक पर नहीं अटकता है। कारण क्या है? क्योंकि ये अनेक प्रकार की चीज़ों की बातें करता है, अनेक प्रकार की समस्या है, विचार है, उसका ही इसमें वर्णन किया गया है। तो इस हिसाब से आप देखोगे कि अभिकथन भी और कारण दोनों सही नजर आएगा, और जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है, मतलब उसकी व्याख्या भी सही से कर रहा है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है अभिकथन, 11वां क्वेश्चन है अभिकथन क्या दे रखा है कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताए। बिल्कुल सही है, ठीक है। और अगला आप देखेंगे नेल्सन मंडेला ने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक में लिखा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। लेकिन आप देखेंगे कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में बिताया। तो नीचे वाला जो आप अगर कारण देखेंगे तो कारण मतलब दोनों में नेल्सन मंडेला के बारे में तो बता रखा है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, उसकी व्याख्या सही से नहीं कर पा रहे है ना। तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता की अवधारणा में यह निहित है कि सभी मनुष्य की अपनी क्षमता और प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर के हकदार है। तो बिल्कुल सही है भाई, समानता की अवधारणा यही कहती है ना कि सभी मनुष्य को भाई समान अधिकार मिलने चाहिए ताकि वो अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सके। तो ये तो सही हो गया। कारण क्या दे रखा है कि पुरुष स्त्रियों से बढ़कर है, यह एक प्राकृतिक सत्य है। तो ये तो भाई गलत दे दिया है ना।
पुरुष स्त्रियों से बढ़ के थोड़ी नहीं है। हाँ, शारीरिक रूप से अगर बात करें तो पावरफुल है, लेकिन और चीज़ों में महिला भी आगे है, तो ये पूरी तरीके से गलत है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सिर्फ अभिकथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, ये आपका खंड बी स्टार्ट हो जाता है, जो कि 2 मार्क्स वाले रहने वाले हैं। शॉर्ट आंसर अपने को लिखना होता है। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के किन्हीं 2 क्षेत्रों को समझाइए। अब राजनीतिक सिद्धांत भी आप किन चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके 2 क्षेत्र क्या हो सकते हैं। राज्य और सरकार का अध्ययन इसमें किया जाता है ना। इसके अलावा शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन होता है कि भाई शक्ति किसके पास है, कौन कौन सी विचारधाराएं है राजनीति विज्ञान की, है ना। तो उन चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल्स का अज्ञानता के आवरण से क्या तात्पर्य है, समझाइए। ठीक है, जॉन रॉल्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उनके अनुसार अज्ञानता की आवरण से क्या तात्पर्य है, इसको समझाना है। तो अज्ञानता का मतलब क्या है, इसमें ये आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं कि मान लो आपको एक समाज को संगठित करना है, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि आप उस समाज में किस पोस्ट पे है, आपकी हैसियत क्या है, और आपको समाज के लिए काम करना है। तो आप हमेशा ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि सभी के हित की बात हो सके, सभी की भलाई हो सके। ठीक है, हमेशा आप क्या करोगे, अच्छा ही करने की कोशिश करोगे। लेकिन आपको पता होगा कि आपका पोस्ट क्या है, आपका मतलब आपकी हैसियत क्या है, तो आप कोशिश करोगे निष्पक्ष ना हो के आप काम करोगे, आप अपने लिए काम करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे रॉयल्स का जो अज्ञानता के आवरण का तात्पर्य ये है कि एक ऐसा समाज को आपको संगठित करना है जिसमें आपको पता नहीं है कि आप किस जगह पे हो, आप क्या हो, तो आप हमेशा ऐसे निर्णय लोगे जो कि सभी के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किन्हीं 2 राजनीतिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक अधिकार में आप मत देने का अधिकार बता सकते हैं, और निर्वाचित होने का अधिकार यानी कि चुनाव लड़ने का अधिकार भी राजनीतिक अधिकार में आ जाता है। पार्टी बना सकते हो आप, है ना, चुनाव लड़ना बता दिया, मत देना ये आप इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है। अब एक नागरिक है, दूसरे नागरिक के प्रति उसका क्या कर्तव्य होगा, उसका यही कर्तव्य होगा कि वो दूसरे नागरिक के अधिकारों का सम्मान करे, है ना, ताकि दूसरा व्यक्ति भी, दूसरा नागरिक भी अपने अधिकारों का सही से उपभोग कर सके, अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके अपना विकास कर सके। ठीक है, तो इसमें आप बस इतना आंसर बता दें, बहुत है। अगला है, राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद के पतन के लिए जिम्मेदार रहा, स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्रवाद जो है, साम्राज्यवाद का मतलब आपको पता है, अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बलपूर्वक बढ़ाना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। अब आप ब्रिटेन की बात कर लो या फिर दूसरे और देश की बात कर लो, फ्रांस की बात कर लो, डच की बात कर लो, पुर्तगाल की बात कर लो, ये ऐसे देश थे जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया। लेकिन साम्राज्यवाद को ख़त्म किसने किया, राष्ट्रवादी विचारधारा ने। लोगों का, जिन देशों को इन देशों ने गुलाम बनाया था, ये फ्रांसीसी, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली, जिन देशों को गुलाम बनाया, वहाँ पे राष्ट्रवादी विचारधारा का उद्भव हुआ। वो लोग भी अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना दिखाने लगे और उन्होंने इन देशों से लोहा लिया, उनको हराया, उसके बाद आज़ाद हुए ये सारे देश, है ना। तो ये राष्ट्रवाद जो है वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के पतन का जिम्मेदार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। तो भैया, संविधान हमारे को ऐसे नियम उपलब्ध कराता है जिससे कि देश को चलाया जा सकता है, समाज में समन्वय स्थापित किया जा सकता है ना। संविधान यह तय करता है कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स ही आपको लिखना था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है भैया, 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, हमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। भैया, आपको मौलिक अधिकार क्यों चाहिए, तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, है ना। व्यक्ति के पास समानता, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा तो वो समाज में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। हमेशा उसके साथ भेदभाव होता रहेगा, उसको धिक्कार दिया जाएगा। ठीक है, तो व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए मौलिक अधिकार जरूरी है। अब सेक्शन सी में आ जाएंगे हम। सेक्शन सी में हम देखेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग आंसर आपको लिखना होता है। तो पहला है, 20वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में कोई 4 अंतर लिखना है आपको। 4 अंतर बताने हैं, सर्वाधिक मत से जीत वाला और जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था है। देखिए, सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत व्यवस्था में क्या होता है
कि पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे विधायकों का चयन होता है, जो सांसद होते हैं उनका चयन होता है। तो इस तरीके से पूरे देश को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली व्यवस्था में क्या होता है कि पूरे देश को ही एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है। पूरे देश में कोई छोटे छोटे यहाँ पे सांसदों के लिए अलग अलग संसदीय क्षेत्र नहीं होता है, पूरे देश को ही एक चुनाव क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र, जैसे एक संसदीय क्षेत्र है तो वहाँ से एक ही सांसद चुना जाएगा। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं किसी क्षेत्र से। ठीक है, अभी देखिए आगे मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है इसमें। ठीक है, मतदाता किसको वोट देगा? प्रत्याशी को, यानी कि जो उम्मीदवार है उसको वोट देता है। उसको पता होता है कि कौन सा व्यक्ति है जिसको हमें वोट देना है। इसमें कुछ मालूम नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हर एक पार्टी को जो वोट मिलता है, ठीक है, उस वोट के अनुपात में उसको सीटें दी जाती हैं। मान लो कि 3 पार्टी है, ठीक है, 3 पार्टी होगा। अब 3 पार्टी में से मान लो एक पार्टी को 30% सीटें, मान लो 100 सीट है, ठीक है, 100 सीटों पर चुनाव हुए। ठीक है, तो एक पार्टी को अगर 30% सीटें मिली है तो उसको 30 सीटें दे दी जाएगी। 30 सीटें उसका हो गया। अगर दूसरी पार्टी को मान लो 40% सीटें मिली है तो बाकी 40 सीटें उसकी हो जाएगी। एक पार्टी को अगर 30% सीट मिली है तो उसको 30 हो जाएगी। इस तरीके से अनुपात में जो जितनी वोटें मिली है उस अनुपात में पार्टी को सीटें दे दी जाती है। लेकिन सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत वाली व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जैसे कि भारत में, अगर भारत में मान लो कोई चुनाव क्षेत्र है, मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ अपने किसी एरिया का, जैसे कि मैं आज़ादपुर की बात कर लूँ। ठीक है, तो आज़ादपुर में क्या है, मान लो कि 4 पार्टियाँ हैं जो कि चुनाव लड़ रही है। अब 4 पार्टी में मान लो कि वोट जो वोटों की संख्या थी, मान लो 1000 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, 1000 लोगों ने वोट डाला। अब यहाँ पे क्या होगा कि 4 पार्टियों में ये 1000 वोटें डली है। जिस पार्टी को भी सबसे अधिक सीट मिल जाए, चाहे एक सीट भी अधिक हो लेकिन अधिक सीट होनी चाहिए, वो पार्टी वहाँ से उस चुनाव क्षेत्र से विजयी मानी जाएगी। इस तरीके से होता है सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में, जो कि इंडिया में अपनाया गया है, आप सभी को मालूम है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधि वाले में कुछ एग्जाम्पल आई थिंक, जैसे कि इजराइल है, इजराइल में आई थिंक समानुपातिक प्रतिनिधि चुनाव व्यवस्था है। इसके अलावा और देश होंगे, आप कमेंट में बता सकते हैं, 1-2 देश का नाम आप बता सकते हैं जहाँ पे समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था को अपनाया गया है। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत रूप से जान रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे पहले ही चेहरा साफ कर दिया जाता है कि इस पार्टी से ये व्यक्ति जो है वो खड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। समानुपातिक चुनाव व्यवस्था में ऐसा होता नहीं है। पता नहीं होता भाई किस पार्टी से कौन नेता बनने वाला है, किसी को नहीं मालूम कुछ भी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री पद की शक्तियों में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। मतलब भारत में प्रधानमंत्री की जो पद है और उसकी जो शक्तियाँ है उसमें क्या बदलाव आप देखने को मिलता है। पहला बदलाव यहाँ पे बता रखा है कि प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई है ना, राष्ट्रपति को महत्व दिया जाने लगा है। वैसे कोई खास महत्व राष्ट्रपति का नहीं है, लेकिन बता दिया तो मैं समझा देता हूँ कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, शपथ ग्रहण। वो कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है। जो राजनीतिक सहयोगी है, मतलब कोई पार्टी है, अगर उसमें अगर किसी की प्रधानमंत्री को चुनना है तो उसमें जो और दूसरे जो सहयोगी है उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश लगा है, यानी कि प्रधानमंत्री के जो पावर है, आपको पता है कि जब 1975 में आपातकाल लगा था तो वहाँ पे पता था आपको कि प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा पावर था, और प्रधानमंत्री ने अपने दम पे, इंदिरा गांधी ने अपने दम पे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में ले लिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अब प्रधानमंत्री की शक्तियों पर काफ़ी ज़्यादा अंकुश लगाई जा चुकी है। उसके अलावा है सहयोगी दलों के साथ बातचीत तथा समझौते के बाद ही नीति बनती है। अब आपको पता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री अकेले दम पे अपनी कोई नीति नहीं बनाता, क्योंकि अब गठबंधन की सरकार होती है, और गठबंधन की सरकार में बहुत सारे जो दल है वो क्या करते हैं, मिल के सरकार बना रही है ना। बीजेपी को भले ही बहुमत मिली है, लेकिन बीजेपी के साथ और भी सहयोगी दल है, उनसे भी विचार विमर्श करके फिर प्रधानमंत्री अपने कार्यों को करता है। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स आप बता सकते हैं। अगला है, लोकसभा की 4 शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, लोकसभा की 4 शक्तियाँ क्या है भैया? विधायी संबंधी शक्ति, विधायी संबंधी शक्ति यानी कि कानून बनाने संबंधित शक्तियाँ लोकसभा के पास है ना। कोई भी कानून बनता है तो लोकसभा में के कोई भी सदन में पेश किया जा सकता है, वहाँ पे चर्चाएं होती है, विचार विमर्श होती है। और लोकसभा पूछा है ना, तो लोकसभा, मैं संसद समझ रहा था, सॉरी बच्चों। तो लोकसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा में उसको पारित किया जाएगा, जब भी विधेयक
कानून बनता है ना। वित्त संबंधित शक्तियाँ है इसके पास, ठीक है, यानी कि जो आपको पता है कि जो बजट है वो कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। तो वित्तीय संबंधित शक्तियाँ है कि भाई बजट बनेगा, उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, वो सारा काम लोकसभा में होता है। न्यायिक शक्तियाँ है, न्यायिक शक्तियाँ में चुनाव संबंधी, जैसे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लोकसभा के सदस्य द्वारा भी किया जाता है, ठीक है। कार्यकारिणी पर नियंत्रण संबंधित शक्तियाँ, यानी कि एक मिनट, यानी कि कार्यपालिका पर जो नियंत्रण रखने का काम है वो भी करती है। इसके अलावा संविधान में संशोधन संबंधित शक्तियाँ, मतलब संविधान में अगर कोई भी संशोधन होना है, संविधान के अंदर कोई भी बदलाव करना है तो उसका जो प्रस्ताव होगा उसको लोकसभा में भी पेश किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आप इसमें बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, 4 कारणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब संसद की बात करें, संसद के 2 सदन है, आपको पता है, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। हमें ये संसद क्यों चाहिए, तो संसद जो है वो विधि निर्माण करती है, यानी कि हमारे लिए कानून बनाने का काम करती है। जितने भी कानून बनते हैं वो संसद के दोनों सदनों में ही विचार विमर्श करके बनाए जाते हैं। इसके अलावा संसद बजट पारित करती है। अब देखो, आपको मैं बताना चाहूँगा, इतने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी करना है, डिफाइंड भी करना होगा, जब जाके आपको नंबर दिए जाएंगे। इस बात को याद रखिए। ये छोटे छोटे हेडिंग बना के आ जाओगे और सोचोगे 4 नंबर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आप हेडिंग्स के साथ साथ उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। इसके अलावा संसद बजट पारित करती है, तो आपको पता है कि संसद में ही बजट पेश किया जाता है ना। संसद सरकार पर नियंत्रण करती है। संसद क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण करती है। आपको पता है कि अगर लोकसभा में जो सरकार बनी हुई है, लोकसभा में है, तो विपक्षी पार्टियां भी होती है जो कि सरकार को कंट्रोल में रखती है। तो संसद सरकार पर नियंत्रण करती है। इसके अलावा संसद संविधान में संशोधन करने का काम भी करती है, यानी कि संविधान में जो भी बदलाव होगा संसद करेगी। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्यों का वर्णन कीजिए। जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, यानी कि जो अध्यक्ष होता है, उसके क्या कार्य है। तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। जितने भी बैठक होंगे उसका अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही होगा। लोकसभा प्रस्ताव को अनुमति देता है। लोकसभा में जो भी प्रस्ताव आने वाला है उसको अनुमति देने का काम यही करेगा। सदन की प्रवर समितियों तथा अन्य समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करता है, यानी कि जितनी भी समितियां होती है लोकसभा के अंदर जो कि कामकाज को आगे बढ़ाती है, उनके सभापतियों की नियुक्ति करने का काम भी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वही करता है। वित्त विधेयक पर निर्णय लेना, यानी कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक वित्त विधेयक नहीं है, उसका निर्णय भी कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा, उसी के पास ये पावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन से मुद्दे पर भारत में संसद और न्यायपालिका के बीच में टकराव की स्थिति रही है ना। संसद और न्यायपालिका के बीच में कौन से मुद्दों पे अभी तक टकराव हुए हैं, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके बीच में न्यायपालिका और संसद यानी कि भारतीय सरकार जो है वो भिड़ जाते हैं। जैसे कि संपत्ति अधिकार के संबंध में, जैसे आपको पता है कि संपत्ति का जो अधिकार था मौलिक अधिकार था, है ना। इसको 1989 में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया। अब 89 कह रहा हूँ 1979, ठीक है, 79 कितना पढ़ेंगे इसको हम, 79 पढ़ेंगे, माफ़ी चाहूँगा। तो इस समय इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और ये संसद ने किया काम, ठीक है। लेकिन जो न्यायपालिका थी वो इसके पक्ष में थी, इसको बनाए रखने के पक्ष में थी। तो इस वजह से दोनों के बीच में मतलब एक तरीके से मतभेद उत्पन्न होता है। इसके अलावा संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में, मतलब संसद जिस तरीके से संविधान में संशोधन करती है उसको लेकर भी कई बार इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गहमागहमी हो चुकी है। निवारक नज़रबंदी कानून के संबंध में, अब सरकार जो है निवारक नज़रबंदी की जो कानून लाई थी उसके बाद भी न्यायपालिका के बीच में काफ़ी ज़्यादा और संसद के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बहस देखने को मिलता है। क्योंकि निवारक नज़रबंदी में क्या होता है, आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शक हो जाता है कि भाई वो कुछ मतलब ख़तरनाक काम करने वाला है या सार्वजनिक अहित के लिए कोई काम करने वाला है, तो सरकार उसको नज़रबंद कर देती है, यानी कि उसको अपने कस्टडी में ले लेती है ना। तो न्यायपालिका इसको ठीक नहीं मानती है, मौलिक अधिकारों के कहीं ना कहीं खिलाफ मानती है। उसके बाद है नौकरी में आरक्षण संबंधित कानून को लागू करने के संबंध में भी इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई है, ठीक है। अब देखिए, अब कार्टून वाले क्वेश्चन है, कार्टून वाले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। जैसे कि इस कार्टून को आप देखेंगे, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू है,
जो पहला आपका आम चुनाव हुआ था उसके बाद की स्थिति की बात की गई है। और यहाँ पे राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, ये पूरा कार्टून जो है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं, लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन दे रखा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है ना। चित्र आधारित क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आपको चित्र को बहुत ही ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। राज्यपाल कौन होते हैं, आपको पता है कि जिस तरीके से पूरे देश के लिए हमारे पास है राष्ट्रपति, जो कि नाम मात्र का कहीं ना कहीं शासक है हमारे देश का, बाकी सारे पावर का यूज कौन करता है, प्रधानमंत्री। इसी तरीके से हर एक राज्य में होते हैं राज्यपाल, नाम मात्र के होते हैं राष्ट्रपति की तरह ही, और मुख्यमंत्री जो होते हैं वो पावर का यूज करते हैं, है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए, इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। उसके बाद अगला है, कौन से आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि गठित राज्यपालों की नियुक्ति अनिवार्य तथा निष्पक्ष होकर की जानी चाहिए, यानी कि जो राज्यपालों की जो नियुक्ति हो रही है वो निष्पक्ष तौर पे होना चाहिए, ये कौन से आयोग ने कहा था, तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सरकारिया आयोग ने ये बात कही थी। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के लेकर। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है, यानी कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो कौन से अनुच्छेद के माध्यम से वो ऐसा कह सकता है राज्यपाल राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति क्या करेगा, फिर वहाँ पे स्थिति की जांच करने के बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। तो वो अनुच्छेद है 356, है ना। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे गद्यांश आधारित क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद आपको आंसर देना है। आप इसको पढ़ लेना, मैं सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। और संविधान से आप क्या समझते हैं, तो संविधान नियमों का समूह है, संविधान कानूनों का समूह है, संविधान सिद्धांतों का समूह है, उपरोक्त सभी। तो भैया यहाँ पे सारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपको पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को जीवंतता का प्रमाण है। क्या प्रमाण है, मतलब भारतीय संविधान जो है एक जीवंत दस्तावेज है। कैसे, तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए संविधान है, समय की मांग के अनुसार हुए संवैधानिक संशोधन। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में समय के अनुसार बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, इसलिए इसको हम जीवंत दस्तावेज कहते हैं। ठीक है, संविधान का निर्माण किया जाता है, तो संविधान का निर्माण किसके इच्छा के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो संविधान का निर्माण जो है समाज की इच्छाओं के अकॉर्डिंग किया जाता है, समाज की जो ज़रूरतें होती है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानचित्र आधारित। मानचित्र आप देखिए, ठीक है, मानचित्र में दे रखा है कि आपको 4 द्विसदनात्मक विधानसभा वाले राज्य भरने हैं इसमें। तो आपको द्विसदनात्मक का मतलब पता है, जहाँ पे 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो यहाँ पे कुछ ही स्टेट है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, जिसमें से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और बिहार। आपको कोई 4 दिखाने हैं तो आपको राज्य में बता देता हूं। आप अगर बिहार की बात करेंगे, यूपी के नीचे हमारा बिहार है ना, यूपी आपका यहाँ पे है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश आपको दिख जाएगा, ऊपर तेलंगाना दिख जाएगा, इधर आपका महाराष्ट्र दिख जाएगा, नीचे कर्नाटक दिख जाएगा। ठीक है, ये आपके राज्य हो गए जहाँ पे द्विसदनात्मक विधानसभा है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स वाले हैं। 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपको विशेष फॉर्मेट को फॉलो करके ही आपको इसका आंसर करना है। फॉर्मेट क्या होता है भाई, अगर 6 मार्क्स वाले में आप पूरे नंबर चाहते हैं, सबसे पहले आप लिखोगे प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में आप क्या लिखते हैं, प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ना। क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है क्वेश्चन का। उसके बाद आपको मेन आंसर लिखना होता है। मेन आंसर आपका क्या होगा, और लास्ट में आप लिखते हैं एक निष्कर्ष। क्या लिखते हैं, एक निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष भी लिखना बहुत ज़रूरी है। निष्कर्ष यानी कि निचोड़ क्या रहा, क्वेश्चन को लिखने के बाद आप क्या सीखे, तो निष्कर्ष में ये चीज़ आप डालेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारा मतलब 27वां क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनहित याचिका किस प्रकार गरीबों की मदद कर सकता है। अब देखो यार, ये ज़्यादा लेंदी आंसर इसका बनेगा नहीं, लेकिन आपको जो मैं फॉर्मेट बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा आंसर को खींच भी सकते हो। तो जनहित याचिका क्या होता है, जनहित याचिका के तहत
न्यायपालिका का दरवाज़ा वह व्यक्ति खटखटा सकता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसी और को है ना। और कोई भी समाज में अगर किसी समाज को कोई दिक्कत है, किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, समाज में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत है, तो कोई दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है, जनहित याचिका के तहत न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकता है और सामाजिक न्याय की मांग या न्याय की मांग वो कर सकता है। तो ये गरीबों के लिए कहीं ना कहीं क्या है, फ़ायदेमंद है ना। गरीब भी अब न्यायपालिका से आसानी से न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे आंसर समझा सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो बिल्कुल भाई, न्यायपालिका जो है वो संविधान का संरक्षक है। न्यायपालिका क्या करता है, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ना। कोई ऐसे कानून नहीं बनने देती जिससे कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता हो। न्यायिक पूर्वावलोकन का काम करती है, यानी कि अगर जो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है, विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उसकी जांच करती है न्यायपालिका, देखती है कि वो संविधान के मूल ढांचा के अकॉर्डिंग है या नहीं। मूल ढांचे के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको रद्द कर देगी। न्यायिक सक्रियता या न्यायिक सक्रियता के तहत वो क्या करता है भाई, जो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो सीधे न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए भी काम कर सकती है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का निर्धारण भी करती है न्यायपालिका कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय मिल सके। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, पंचायत राज व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? यदि आप जिला कलेक्टर होते तो आप गांव की किन समस्याओं का समाधान करते? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में गांव मतलब हमारे आसपास की जो सबसे नज़दीकी जो शासन व्यवस्था है उसको हम स्थानीय शासन व्यवस्था बोलते हैं, या गांव में जो पंचायती राज है उसको हम पंचायती राज व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसके 3 स्तर होते हैं, आपको पता है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला पंचायत। ठीक है, अगर आप गांव के अगर आपको मतलब आपको किसी ज़िले का कलेक्टर बना दिया जाता है तो आप किन समस्याओं को हल करना चाहेंगे? तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अब मैं ही बता दूंगा सब कुछ, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे भी बता रखा है कि आप जो बच्चे हैं वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मान लो आपको किसी ज़िले का कलेक्टर बना दिया जाता है, आप किन समस्याओं का समाधान करने वाले हो? ठीक है, या फिर अगला क्वेश्चन इसी में दे रखा है कि अगर आप किसी गांव का सरपंच बन जाओ तब आप क्या करोगे? ठीक है, किस प्रकार, मतलब यहाँ पे बता रखिए कि आप गांव के सरपंच हो तो आपको आपके कार्य में कौन सी बाधाएं आएंगी और आप उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पाओगे। तो कोई सरपंच है, आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं तो थोड़ा सा आइडिया होगा, आप लोगों ने टीवी सीरियल वगैरह में देखा होगा, मूवी में देखा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप दिमाग लगा के आंसर बता सकते हैं। अपने विचार आपको प्रकट करना है। यहाँ पे नंबर फ्री के होते हैं, आप बस अपनी बुद्धि लगाओ, आंसर बनाओ और आपको नंबर मिल जाएंगे, नंबर नहीं काटे जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होगा? उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है बोलने की आज़ादी, यानी कि आप सरकारी संस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आप बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं और सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल दो। बोलने की आज़ादी तो है, आप किसी को गाली गलौज कर दो या फिर किसी के जाति धर्म का मजाक बना दो, ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है और इस पर प्रतिबंध उचित होगा। प्रतिबंध अगर लगाया जाता है इन सब चीज़ों पर तो वो सही है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत को अगर आप समझाना चाहेंगे तो इसको आप इस तरीके से समझा सकते हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं, ठीक है, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें एक ही चीज़ जो होगा वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, वो है आत्मरक्षा। ठीक है, आप अपनी आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि अगर किसी सभ्य समाज की हमें स्थापना करनी है तो हमें कुछ ऐसे कानून जो कि लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यही क्या है, हानि सिद्धांत कहलाएगा, ये हानि सिद्धांत है। ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका,
सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले 3 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। अब सरकार किस तरीके से सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकती है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में समझाना है। तो समान लोगों के बीच समानता का बर्ताव कर सकती है, यानी कि अगर लोग समान है तो उनके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए, उनके लिए समान कानून होने चाहिए, समान व्यवस्थाएं होनी चाहिए, है ना। ज़रूरतमंद के लिए क्या कर सकती है, न्यूनतम आवश्यकताओं और अवसरों का प्रावधान कर सकती है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दे, उनकी आवश्यकता की चीज़ें उनको उपलब्ध करा दे। इसके अलावा विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रख सकती है। जो विशेष ज़रूरत वाले लोग हैं, विकलांग लोग हैं, है ना, या पीड़ित लोग हैं, उनके लिए विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग फ्लाईओवर पे देखेंगे या फिर मेट्रो में कुछ ऐसी सीढ़ियाँ बनाई जाती है जिससे कि विकलांग लोग जो वो साइकिल होते हैं उसको भी ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल भी सरकार रख सकती है। ठीक है, इस तरीके से सामाजिक न्याय की स्थापना किया जा सकता है। उसके बाद इसी में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि न्याय के विभिन्न आयामों की सविस्तार व्याख्या करें। अब यहाँ पे आपको न्याय के विभिन्न आयाम बता रखी है, यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ें बता रखी है, लेकिन आपको क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, आपको कम से कम 150-200 शब्द लिखने होंगे, तब जाके आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो न्याय के विभिन्न आयाम की अगर हम बात करें तो विधिक न्याय है, यानी कि कानून के सामने सभी बराबर है, सभी को कानून से बराबर न्याय पाने का अधिकार है। राजनीतिक न्याय में भाई वही है, चुनाव लड़ने का सभी को बराबर हक है, वो किसी भी जाति धर्म का हो, वोट डालने का अधिकार है। सामाजिक न्याय में भाई समाज में आप बराबर है, बराबर की हैसियत पाने के अधिकारी है। आर्थिक न्याय में भाई समानता की स्थापना की जाए, है ना, जो आर्थिक आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, यही सामाजिक और आर्थिक न्याय में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया है कि आपको थोड़ा सा हिंट देता चलो, ज़्यादा मैंने डिटेल में आपको चीज़ें नहीं समझाई है, बस एक हिंट देता चला हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में आप ये आंसर लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरीके से आंसर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी और आगे के जो सैम्पल पेपर है आप उसको भी ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।